और आपको बताते चलें कि SKICC श्रीनगर के अंदर जहां पर इस वक्त एक तकरीब मुनक्किद हो रही है और इस बड़ी तकरीब में जहां पर नई तालीमी पॉलिसी पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 29 जुलाई को जिसका ऐलान हुआ था उस पर बातचीत हो रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तकरीब में मौजूद है, लेकिन खास बात नई एजुकेशन पॉलिसी जिसे आज मनोज सिन्हा ने मरकज का एक अहम और तारीखी फैसला बड़ा कदम करार दिया, तो दूसरी तरफ इस वक्त सदर हिंद रामनाथ कोविंद प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं। आपको बता दें ये बड़ी और अहम तकरीब जम्मू कश्मीर के अंदर नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से ये पहली ऐसी कोई सरगर्मी है जो सबसे बड़े प्रोग्राम के तौर पर देखी जा रही है। नई तालीमी पॉलिसी जो 29 जुलाई 2020 को ऐलान हुआ था, उसके बाद वज़ीर आज़म ने गवर्नर्स की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, उनके साथ साथ दीगर लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई थी और मुल्क के जो बड़े और अहम जो शख्सियात हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन पर नई तालीमी पॉलिसी पर उनकी राय ली थी। लेकिन इसी पर अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम सदर हिंद रामनाथ कोविंद प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जहां पर इस तकरीब की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से की गई। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर के अंदर SKICC जहां पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा, कई अहम शख्सियात को मदऊ किया गया है, मकामी नौजवानों को भी बुलाया गया है, वो लोग जो समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उन्हें भी तकरीब में आज शिरकत की दावत दी गई है। और इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस तकरीब से खिताब किया। प्रोग्राम की शुरुआत उन्हीं की तकरीर से हुई है और इस तकरीर का मकसद कि सदर हिंद की तरफ से भी जहां पर इस पर रोशनी डाली जाएगी नई तालीमी पॉलिसी को लागू करना, क्योंकि अब इसी के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर कामकाज महकमा तालीम की तरफ से शुरू कर दिया गया है। इस पर आज तबादला ख्याल किया जा रहा है। सदर हिंद, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दीगर जो शख्सियात हैं आज इस प्रोग्राम के जरिए नई तालीमी पॉलिसी पर रोशनी डालेंगे। अब खबर बारामूला की, जहां पर सोपुर में हुई हलाकत के बाद इंतजामिया की कार्रवाई जो अब तक चल रही है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक और हुक्मनामा जारी किया गया है और जहां पर कार्रवाई इसमें लगातार चल रही है, तो आपको बताते चलें कि इंक्वायरी ऑफिसर एहसान मीर जिन्हें ये पूरा मामला सौंपा गया है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है इस मामले की, उनको अब ये जिम्मेदारी जो सौंपी गई है उसके तहत वो एक और कदम आगे बढ़े। और आपको बताते चलें कि अब बताया जा रहा है कि इस मामले में जो चश्मदीद हैं या फिर जिन लोगों को, चश्मदीद तो नहीं लेकिन जिन लोगों को बताया जाता है कि वो जिन्हें इस मामले को लेकर ज़्यादा जानकारी है या जो रिश्तेदार थे इरफान डार जिसकी हलाकत हुई थी और उसकी मौत के बाद कई सवाल उठे थे पुलिस पर कि कस्टोडियल किलिंग है, पुलिस की तहवील में मौत हुई है नौजवान की, और उसके बाद कई लोगों से इस मामले में पूछताछ भी हो रही है, कई लोगों से शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश है। और इस बीच अब एक और नोटिस निकाला गया है इंक्वायरी ऑफिसर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला की तरफ से, एहसान मीर की तरफ से, और जो बताया जा रहा है कि इस केस के मुतालिक जिन लोगों को नॉलेज है या इस केस के बारे में जिन्हें पता है उनको बताया गया है कि वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर मकाम के लिए भी ऐलान किया गया है ADC ऑफिस सोपोर और ADC ऑफिस बारामूला में। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि 20 तारीख को यानी आज ही 10 से 1 बजे तक, आज 20 तारीख को 10 से 1 बजे तक और 21 तारीख को 20 और 21 को सोपोर में, उसके बाद 22 से 26 तक बारामूला के अंदर ADC ऑफिस में अपने स्टेटमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड करवाने उन लोगों की तरफ से जिनकी तरफ से कोई सवाल भी उठाए जा रहे थे। और इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर फ़ोन नंबर भी दिया गया है और नोटिफिकेशन जो जारी किया है, पब्लिक नोटिस जो जारी किया गया है इस केस में कि किसी को भी अगर इस मामले से कुछ जानकारी है, कोई शवाहिद है उनके पास या कोई स्टेटमेंट उन्होंने देना है, तो वो ADC ऑफिस सोपुर के अंदर वर्बल और रिटन यानी आप जुबानी अपना रिकॉर्ड भी करवा सकेंगे और तहरीरी तौर पर भी अपना स्टेटमेंट जो है वो दिया जा सकेगा। 20 से आज 10 बजे से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत की गई है 1 बजे तक और इसके बाद 21 तारीख को यानी कल तक ये सिलसिला जारी रहेगा, स्टेटमेंट्स जो है रिकॉर्ड की जाएंगी। 22 से 26 तारीख के बीच में 10 से 4 बजे के बीच में ADC ऑफिस बारामूला के अंदर भी अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराने को कहा गया है, जो पब्लिक नोटिस इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ से जारी किया गया है। बड़ी खबर जम्मू सूबे से आ रही, जहां पर अरनिया के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है बैनुल-अक़वामी सरहद पर और अरनिया के अंदर बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब BSF की कार्रवाई हुई है।
बड़ी कार्रवाई, हथियार और गोला बारूद की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया है। जो कोशिश की गई थी उसे नाकाम बीएसएफ ने बनाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान असला जब्त किया गया और 2 पिस्तौल, 5 मैगजीन और दीगर हथियार भी जब्त किए गए हैं। आपको वो तस्वीरें भी बताएंगे जो रिकवरी हुई है बीएसएफ की तरफ से, और आईजी बीएसएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो कि न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल बल्कि बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी इन दिनों हम देख रहे हैं कि सरगर्मियां काफी तेज हुई हैं। और अब इस कार्रवाई के तहत 2 पिस्तौल, कुछ टॉर्च भी देख पा रहे हैं, सेल, कुछ लाइट्स, पिस्तौल के साथ साथ दीगर हथियार जो कि जब्त किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हथियार बरामद किए गए हैं बीएसएफ की तरफ से, और आईजी बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या कुछ उनने मजीद कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई अब बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब भी देखने को मिल रही है। सरगर्मियां काफी तेज हुई हैं, जहां पर दरअंदाजी की कोशिशें बार बार नाकाम बनाने की दावे लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए, बीएसएफ ने किए। और इस वक्त खबर यह आ रही है कि जम्मू सूबे के अंदर अरनिया और सांबा के अंदर हम ये देख रहे हैं सरगर्मियां काफी तेज हुई हैं। और इसी बीच पिस्तौल और दीगर जो असला था, हथियार, वो बरामद किए गए हैं बीएसएफ की तरफ से। तो जम्मू सूबे के अंदर अरनिया के अंदर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 पिस्तौल, इसके साथ साथ दीगर हथियार भी बरामद किए गए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे बराह रास्त हैं। ऋषि, क्या कुछ मजीद डिटेल्स मिल पाई हैं? आईजी बीएसएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, थोड़ी देर में वो स्टेटमेंट अपने व्यूअर्स को बताएंगे। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन की क्या रियलिटी है? जो कार्रवाई की गई थी, जो हथियार बरामद किए गए हैं, क्या एक बड़ी कोशिश सरहद पार से थी जिसको नाकाम बनाया गया है? देखिए, पाकिस्तान की हर बार यही मंशा रहती है, ये उसका प्रयास रहता है कि किसी तरह से या तो घुसपैठ करवाई जाए या फिर नार्को टूरिज्म, माफ कीजिए, टेररिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए। और अगर नार्को टेररिज्म की बात करें तो ये उसी की एक कड़ी है, जिसमें 58 पैकेट जो थे ये नार्कोटिक्स के बरामद किए गए हैं। इसी के साथ साथ आर्म्स एंड एम्यूनिशन की बात करें तो 2 पिस्टल, उसकी 4 मैगजीन भी बरामद की गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि अरनिया सेक्टर की जो बुधवार और भुल्लेचक बॉर्डर आउट पोस्ट है, ये वहीं पर जो वो सारा सामान जो बरामद किया गया। और यहां पर देर रात को सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई बॉर्डर पोस्ट के पास। उसके बाद हमारे जो बीएसएफ के जवान थे ये पूरी तरह से अलर्ट थे, इनको लगा कि शायद कोई संदिग्ध गतिविधि वहां पर चल रही है, तो उन्होंने फौरन मौका संभालते हुए पूरा ये सिचुएशन पर वहां पर पहुंचे और पूरी सिचुएशन को टैकल करते हुए ये सारा सामान जो वो बरामद किया गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार इन्फिल्ट्रेशन करवाता है और उसी के साथ साथ नार्को टेररिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। इसकी एक कड़ी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो पाकिस्तान हमेशा इसी फिराक में रहता है कि सर्दियां जैसे जैसे पास आती हैं तो उससे पहले पहले घुसपैठ करवाई जाए या फिर जो हथियारों की बड़ी खेप है वो इस पार पहुंचाई जाए, ताकि जो इनके यहां पर सरगना बैठे होते हैं उनके तक ये जो खेप की डिलीवरी है ये पहुंचे। तो कहीं ना कहीं हर बार पाकिस्तान के इन मंसूबों को पानी फेर दिया जाता है बीएसएफ के द्वारा। और आज भी ये बड़ी कामयाबी आप इसे मान सकते हैं कि एक तरफ जो आतंकवाद लगातार पनप रहा है पाकिस्तान की वजह से, और दूसरी तरफ इस तरह की जो नार्कोटिक्स की स्मगलिंग है ये भी अब बॉर्डर पर की जा रही है। मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि सांबा सेक्टर की ही मंगू चक पोस्ट पर कुछ दिन पहले इसी तरह से बीएसएफ के जवान को भी पकड़ा गया था, शायद उसका कोई कनेक्शन बताया जा रहा था, जिसमें उससे भी कुछ एम्यूनिशन और हथियार पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं बीएसएफ जो है वो पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है, और इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने से पहले उसे विफल कर देती है। और बार बार मैं यही कहूंगा कि इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ नार्को टेररिज्म को भी लगातार पाकिस्तान बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। क्या ये मामूल के मुताबिक ऋषि कार्रवाई थी या इन इलाकों के अंदर काफी ज्यादा एक्टिविटीज देखी गई? क्योंकि कुछ दिन पहले जहां तक हमें याद है कि एक सुरंग भी इसी इलाके के अंदर मिली थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद, जो एक्टिविटीज इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखी गई, क्या उसी के तहत ये कार्रवाइयां तेज हुई हैं बीएसएफ की तरफ से, या मामूल के मुताबिक जब ऑपरेशंस होते हैं तो उस दौरान ये चीजें पाई जाती हैं वहां पर? देखिए आसिफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कार्रवाई बीएसएफ द्वारा तेज की गई है, क्योंकि टनल जो निकली थी सांबा सेक्टर के अंतरराष्ट्रीय सीमा के गांव गिलाड़ में, तो वो एक बड़ा चैलेंज है बीएसएफ के लिए भी, आखिर किस तरह से ये टनल निकली। और इसको लेकर आईजी बीएसएफ ने भी साफ तौर पर कह दिया था, डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी ये साफ कर दिया था कि शायद यहां ऐसा लगता है, जिस तरह से वो पूरा डायमीटर उस सुरंग का लग रहा था, कि यहां से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। और हो सकता है कि इसी तरह से पाकिस्तान अलग अलग जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के गांव है वहां से इस तरह की हरकतें जो है वो करवाने का प्रयास करता है। लेकिन बीएसएफ पर
पूरा भरोसा है, वो पूरी तरह से अलर्ट है और इन सारी गतिविधियों को विफल करने में अव्वल नंबर पर है। और आप इसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ये एक और जो कड़ी थी, जिस तरह ये जो प्रयास किया गया, पाकिस्तान का ये अटेम्प्ट किया गया, इसको विफल कर दिया गया है बीएसएफ द्वारा। अब थोड़ी देर में बीएसएफ आईजी द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और क्या कुछ कड़ियां निकल कर बिल्कुल, सामने इस आती वक्त हैं, तो प्रेस क्या कुछ कॉन्फ्रेंस कर खुलासे रहे हैं। होते हैं, बहुत ये भी शुक्रिया देखना होगा। आपके हमारे साथ रहने के लिए, जानकारी देने के लिए। आईजी बीएसएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा वो आपको सुनाते हैं। कुछ दिनों से हमको लगातार इनपुट्स मिल रहे थे हमारी बीएसएफ की इंटेलिजेंस ब्रांच से, पुलिस की तरफ से, कि आरएस फोन के जरिए लाया गया। तो पुलिस और सुरक्षा बल पूरे किस तरह से इस चुनौती को, नई चुनौती को फेस कर रहे हैं आप लोग, और क्या नई स्ट्रैटेजी आप लोग इसके लिए बना रहे हैं? देखिए, ड्रोन एक नया थ्रेट जरूर है, लेकिन ये तकरीबन पिछले 1 साल से इसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। पंजाब में पहले हुआ, जेएंडके में हो रहा है। हम लोग, हमारे ट्रुप्स जो हैं, जो प्रॉपरली सेंसिटाइज्ड हैं इस इशू को लेके, और साथ ही साथ में कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको ट्रैक करने के लिए। तो काम चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि कुछ कामयाबी भी जो है इसके ऊपर मिल रही है। जमाल साहब, जैसा कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जो ISI है वो इस तरह के काम पहले से कर रही थी, लेकिन अब एक जो खबरें आ रही हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जो नार्को टेररिज्म में खालिस्तानी जो हैंडलर हैं वहाँ बैठे, उनका ज़्यादा हाथ दिख रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस समय की एक बड़ी चुनौती होगी? 2 ग्रुप जो हैं इस समय एंटी इंडियन जो इकट्ठे हुए। देखो, जितने भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो सब के सब अपने अपने तरीक़ों से लगे हुए हैं, और उनको जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वो आपस में जुड़ भी रहे हैं। तो हमारी जितनी एजेंसीज हैं वो सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, और जो प्रॉपर मेजर्स इसके ऊपर लेने हैं उसको हम ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। देखो, जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, काम कर रहा है, और उसी का नतीजा है कि कभी आप देखते हैं कि वेपन स्मगल हो रहे हैं, कभी आप देख रहे हैं कि ड्रग्स स्मगल हो रही हैं, बॉर्डर्स के ऊपर इंसिडेंट्स चल रहे हैं, LC के ऊपर फायरिंग चल रही है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं LC है, IB है, दोनों हैं जो काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन हमारी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो भी पूरी तरह से सतर्क हैं और इस चीज़ के साथ में प्रॉपरली डील कर रही हैं। तो वापस श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां पर कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही है एक तरफ, लेकिन श्रीनगर के अंदर जहां पर एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है, और नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से श्रीनगर के अंदर एक प्रोग्राम, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम SKICC श्रीनगर में, जहां पर नई तालीमी पॉलिसी को डिस्कस किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि 29 जुलाई को जब सरकार की तरफ से नई पॉलिसी का ऐलान किया गया, चाहे वो वजीर आजम हो, सदर हिंद हो, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पहलू यह भी था कि वज़ीर आज़म की तरफ से इसको एक संगे मील या एक अहम कदम करार दिया गया। तो दूसरी तरफ सबकी नजरें जम्मू कश्मीर पर भी मरकूज थी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जहां पर इस गवर्नर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात की थी, नई पॉलिसी के लिए एक तारीफ करते हुए नजर आए थे वो। लेकिन आज श्रीनगर के अंदर SKICC जहां पर प्रोग्राम इस वक्त मुनक्किद है, कई शख्सियात, अहम शख्सियात जिन्हें मदऊ किया गया, खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो इस वक्त सदर हिंद रामनाथ कोविंद इसी तकरीब से खिताब करने वाले हैं। तो दूसरी तरफ SKICC में जहां पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, यहां पर कई उसातिज़ा या वो फोरम्स जिनका जम्मू कश्मीर के अंदर कलीदी रोल रहा है, पॉलिसी को, जब भी कोई पॉलिसी बनी है या ग्राउंड सिचुएशन देखकर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जब कदम बढ़ाया गया है सरकार की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से, तो उसातिज़ा की तरफ से या टीचर्स फोरम की तरफ से आगे आकर इन लोगों की तरफ से लगातार हुकूमत को साथ दिया गया है। लेकिन इस वक्त जिस पॉइंट की तरफ हम आपकी इस वक्त नजर दौड़ाना चाहते हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर एक बड़ा प्रोग्राम नई एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए श्रीनगर के अंदर हो रहा है, LG इसमें मौजूद हैं, कई और लोगों को बुलाया गया है, लेकिन कई ऐसे उसातिज़ा या फिर एक बड़ी फोरम जिसे नजरअंदाज किया गया। और इसी फोरम के इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदे या फिर लगातार मुख्तलिफ मामलात को, टीचर्स के मामलात को इंतजामिया तक पहुंचाने वाले शाह फयाज फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया फयाज, आपकी तरफ से कुछ सवाल प्रोग्राम को लेकर उठाए गए हैं, क्यों आपको मदऊ नहीं किया गया, क्या वजूहात थी, क्या कोई इंतजामिया की तरफ से जो दावतनामा मुख्तलिफ शख्सियात को भेजा गया, आपके पास कुछ इस तरह का मकतूब नहीं आया?
जी शुक्रिया आसिफ साहब, मैं गुलिस्तान चैनल का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये मसला उठाया। पहली बात तो ये कि ये एक बहुत बड़ा और तारीखी जो प्रोग्राम था SKICC में इस वक्त चल रहा है जी। हम इस वक्त इसके मेन स्टेक होल्डर्स हमारी एक अहमियत है इस महकमे में, क्योंकि टीचर्स का कलीदी रोल है। हमें लग रहा है कि हमें इस वक्त इसमें नजरअंदाज किया गया, हमें वजूहात मालूम नहीं है, लेकिन किसी भी तो तंजीम जो भी जुड़ी है महकमे तालीम के साथ, जैसे हमारी जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, हमें भी इस मौके पर मदऊ नहीं किया गया। हमारी भी कुछ ख्वाहिशात थी, कुछ हमें भी गिले शिकवे थे सरकार से, वो हम चाहते थे कि उनके सामने रखें और इस तारीखी जो प्रोग्राम था इसमें हम शमूलियत करें, मगर नामालूम वजूहात की बुनियाद पर हमें नहीं मालूम कि क्यों हमें इस पे बुलाया नहीं गया। एक चीज और भी बताइएगा कि इससे पहले जब हमने देखा था कि एक बड़ा प्रोग्राम गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त भी जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया था, वज़ीर आज़म ने खुद बात की थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो स्टेटमेंट उस वक्त आया था कि तमाम लोगों के साथ हम भी यहां बात करेंगे जब इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो क्या इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्टेप जब एडमिनिस्ट्रेशन आगे जाएगी, आपसे कोई बातचीत हुई है या होने वाली है, कोई मुशावरत इस प्रोग्राम के अलावा? देखिए मैं आपको आसिफ साहब एक बात बताऊं कि ये एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन हम एज ए स्टेक होल्डर्स एज ए मेन पार्टी कम से कम सरकार को चाहिए था कि ऑन बोर्ड हमें भी ले। हमारे भी कुछ मामला थे जो उनसे डिस्कस कर रहे थे इस बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में या टीचर्स के मामला थे। मैं आपको बताऊं कि अदर यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इधर JNK की यूनियन टेरिटरी में जो टीचर्स हैं इनमें बहुत फर्क है। तो बहुत सारे मामला थे जो हमारे जो उनके हैं और हमारे हैं जो मिलते नहीं, वो एट पार विद देम नहीं है, उनको डिस्कस करना था। या स्टूडेंट्स के भी मामले थे जो हमारे 15 लाख स्टूडेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, हमारे टीचर्स जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके हवाले से हमें बात करनी थी। लेकिन इस मामले को लेकर हमने कोई आगे नहीं, हमने किसी सरकारी ऑफिसर से बात की, हमने बेहतर समझा कि चुप्पी साधे, हम देखेंगे सरकार का कितना इसमें जो है वो सरकार कितनी सीरियस है, लेकिन हमारे तक सरकार ने कोई रसाई हासिल नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए शाह फयाज, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त टीचर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। और सवाल इंतजामिया के प्रोग्राम पर नहीं बल्कि इंतजामिया की तरफ से कई लोगों को यहां मदऊ किया गया था, उन्हें इस वक्त बुलाया जाना चाहिए था, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर या तालीमी पॉलिसी को जब लागू किया जाएगा तो इनका एक कलीदी रोल रहने वाला है। लेकिन नाराजगी इस बात की है इन्हें कि इंतजामिया की तरफ से टीचर्स एसोसिएशन के किसी नुमाइंदे को यहां मदऊ नहीं किया गया। इसको जमीन पर उतार। बढ़ते हैं आगे बात कोविड-19 की, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 का कहर जारी और 24 घंटों के दौरान जो सूरत हाल बनी है उसने अवाम के लिए एक बार फिर तशवीश खड़ी कर दी है। आज भी 90,000 से ज्यादा कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 54,000 से इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर तजावुज कर गई है और कोरोना वायरस के जो मुतासरीन थे उनमें से 21 मरीज जिनकी जान चली गई है कोविड-19 से, और मरने वालों की तादाद 1,000 के करीब जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त तादाद पहुंच गई। आपको बताते चलें कि ये सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त बनी हुई है, इसने काफ़ी ज़्यादा सवाल इंतज़ामिया पर और महकमा सेहत की कारकर्दगी पर भी उठाए हैं, जहां पर लगातार इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ज्यों की त्यों नजर आती है। और आज भी जो 24 घंटों के दौरान सूरत हाल रही है, 21 अफराद की मौत, इसके साथ ही महलूकीन की मजमूई तादाद 987 तक अभी जो आदाद-ओ-शुमार बताते हैं। और नए केसेस की जहां तक बात है, 1492 नए केसेस जो अमवात हुई हैं, 223 जम्मू सूबे से, 764 कश्मीर वादी से, और मुतासरीन की तादाद जो कि 40,000 का हिस्सा इस वक्त सिर्फ वादी के अंदर अबूर हो चुका है। 70,000 70 सिक्योरिटी एहलकार, 35 सफ़र करने वाले या मुसाफिर, 5 बच्चे और जो 1492 केसेज आए हैं इनमें ये लोग शामिल हैं जिनकी रिपोर्ट्स मस्बत पाई गई हैं। 62,533 इस वक्त ओवरऑल तादाद बन चुकी है, यानी जब 50,000 से ऊपर तादाद पहुंची है तो उस वक्त केसेज जम्मू सूबे से आना और भी तेज हो चुके हैं।
इधर कोविड-19 की कहर से बचने के लिए सरकार की तरफ से भी मरकज और मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में 23 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म मीटिंग करेंगे। 7 रियासतों के वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये मीटिंग वज़ीर-ए-आला के साथ मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में आपको बताते चलें कोविड-19 से जो पैदाशुदा सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल होने वाला है। मुल्क में कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद 53 लाख के अदादोशुमार को पार कर गई है। वहीं कोरोना वबा से होने वाली मौत का अदादोशुमार भी 85,000 को अबूर कर चुका है। इस दरमियान कोविड-19 के हालात का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर 7 रियासतों के वज़ीर आला के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली मीटिंग 23 सितंबर को होगी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल को लेकर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र समेत 7 रियासतों के वज़ीर आला के साथ तबादला ख्याल करने वाले हैं। इसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे और इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस खतरनाक वबा के हालात पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर आला 7 रियासतों के वज़ीर आला जिनके साथ अब बातचीत होने वाली है, पहले भी हुई है, कई मरहलों की मीटिंग कर चुके हैं और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल पर वज़ीर आला के साथ 16 और 17 जून को बातचीत की थी। वज़ीर-ए-आज़म 16 जून को पंजाब, असम, केरला, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, इंग्लैंड, इसके बाद हमने देखा कि दीगर ममालिक के नुमाइंदे हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आला की मीटिंग के साथ साथ इनमें शामिल हुए थे, जिनमें इंग्लैंड के लोग भी शामिल थे, जिनमें हमने देखा कि दीगर हिस्सों से आए हुए जो हिंदुस्तान के अंदर दीगर ममालिक के लोग हैं वो भी कोविड-19 की सूरत हाल को डिस्कस कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म के साथ। वज़ीर आला के साथ बैरून मुल्क जो अहम शख्सियात थी वो भी हिंदुस्तान में सूरत हाल को देखते हुए लगातार मीटिंग्स कर रहे थे। इधर वादी कश्मीर के मशहूर सयाती मकामात में से एक यूसमर्ग, जहां आमतौर पर सरमा से कबल सयाहों की कसीर तादाद नजर आती थी, ताहम गुज़श्ता बरस हुकूमती फैसले और कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से मशहूर सयाती मकाम यूसमर्ग वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। अगरचे अनलॉक के साथ ही मकामी सयाहों ने इस खूबसूरत मकाम का रुख शुरू किया, ताहम बंद की वजह से सयाती शोबे से वाबस्ता हजारों लोगों का रोजगार ठप होकर रह गया है। होटल बंद हैं, गैर मुल्की सयाहों की बुकिंग मनसूख हुई है, यहाँ हजारों जिंदगियां बराह रास्त मुतासर हुई हैं। सयाहों या दीगर लोग इन्होंने एक बार फिर सयाहत के फरोग के लिए बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमत से अपील की। ये गुह सपोर ये सेंटेशन ये तम यह सफाई वफाई थवान योतन बेहन योतन कह बेहनस। आज अगर और कह सह दपान हे गुह ये बेहम वह तम वथान तो चलान सफाई न कहीं इंतजाम कमाई ना कहें ना टूरिस्ट कहें अके मुल्क यमन खड़ा तो नारा 700 बस। अच्छा हाँ तो स्कूल गसन योर कि स्कूल ना स्कूल बदल कुछ जाए पान वान आज कह ना ना मास्टर कुछ जाए पर्न घर मन कुछ जाए पर्न ना कहें। कहाँ से आए? गुरवेट कलां। यहाँ क्या करने आए? घूमने आए? हाँ घूमने आए। एंजॉय किया, मजा आया? हाँ मजा किया, बट यहाँ पे ज्यादा मजा नहीं आया। क्यों नहीं है? यहाँ पे सफाई अच्छी नहीं है ना, बहुत सारी गंदगी है। कहाँ जहाँ पे बैठते हैं तो गंदगी गोबर है। यहाँ पे पानी का अच्छी तरह से इंतजाम नहीं है। ये कहीं तवज्जो ये कुन सफाई कहें बिल्कुल तम पे बाथरूम इंतजाम गोस तम तरीका अगर नेबरिम इलाक पे योतन सह यी सह वो तमिस बिल्कुल यूत यून सत मुश्किल पे क्या ये बाथरूम अख लडीज नबर पे तमिस बाथरूम बे नमन तुम वो ये साइड क्या ये चारवाई त्रेम गुह कुछ जाए बेहन खतर हावान पार्क बना तिमन मज चारवाई वनकन अत मुझे कहीं तवज्जो दी गवर्नमेंट न नेटवर्क न फोन क्या फोन चंदस मज कहीं कथ तो ना कहें अम कम चलान बिल्कुल ये कहें योत यून तो ना इन हिशी कथ गवर्नमेंट वन बनोमुत मतलब ये मजूर दह ये बिचार दोहस करान तो शामन खावान ब्रोट कुन गोवई। शुमाली कश्मीर के वसनखोई पटन में लोगों ने महकमा पीएचई की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। पटन में महकमे की जानिब से साल 2014 में ताबीर किए गए
वाटर टैंक को आज 6 बरस गुजरने के बाद भी इस्तेमाल में नहीं लाया गया, जिसकी वजह से मुतअद्दिद इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। लोगों ने महकमे के आला हुकाम से अपील की कि इलाके में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वाटर टैंकों को फौरी तौर इस्तेमाल में लाया जाए। 2014 में इसकी संग बुनियाद इसी की नहीं है, इस इलाके की और भी इसकी 2-3 बनी, एक लोलीपोरे में बनी है, एक अगलर में बनी है, एक गोशबू की बनी है। सरकार ने हमेशा इस इलाके के साथ मजाक किया है। कहाँ पैसे आते नहीं, ठेकेदार बोलते हैं हमको पैसा नहीं देते हैं ये लोग। ठेकेदार जो उसका ठेकेदार था वो कहते मुझे वो बिल नहीं छोड़ते हैं। ये 14 से बनी हुई, 14 से ऐसे बेकार पड़ी हुई, इतना पैसा ज़ाया हो गया। अगलर में एक है, यहाँ पास वाला गांव है हमारा अगलर, उसके बाद साथ ही गोशबुक, साथ ही लोलीपोरा, इतनी टंकियाँ बनी है, इतना पैसा खर्च हो गया है, लेकिन बेकार में छोड़ दिया। लोगों के साथ मजाक किया है। टंकी बनाई गई है, पानी दे देंगे, बस अभी टंकी बनी हुई है, कब दे देंगे पानी देखते हैं। पीएचई महकमे बात चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह सरहदी तनाव काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है नेपाल से, जहां पर इस वक्त चीन की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की गई है। चीन ने नेपाल में दरअंदाजी की कोशिश की है। लद्दाख के बाद अब नेपाल की बारी, जहां पर हुमला इलाके में चीन की तरफ से दरअंदाजी की गई है। दरअंदाजी करके 1 दर्जन के करीब ढांचों को तामीर भी कर लिया गया है। बड़ी खबर। और उस वक्त जब लद्दाख के अंदर तनाव था, लेकिन अब नेपाल की तरफ से भी चीनी अफवाज की तरफ से दरअंदाजी की गई है। हुमला इलाका नेपाल का, जहां पर चीन की अफवाज दाखिल हुई और न सिर्फ इलाके के अंदर दाखिल हुई बल्कि 1 दर्जन के करीब ढांचे भी तामीर कर लिए गए। यहां पर स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की कोशिश और पोजीशन मजबूत बनाने के लिए फौज की तरफ से जो चीनी अफवाज है उसने यहां पर कोशिश की है। और इसी कोशिश को अब जिसमें कामयाब भी चीनी अफवाज हुई है लद्दाख के बाद नेपाल के अंदर, जहां पर चीनी अफवाज की तरफ से दरअंदाजी की गई है हुमला इलाका। और इस हुमला इलाके के अंदर जहां पर लगातार कोशिशें, अंदर दाखिल होने की कोशिशें थी, और आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दरअंदाजी करके 1 दर्जन के करीब ढांचों को चीनी अफवाज की तरफ से यहां पर तामीर कर दिया गया है। लद्दाख के बाद नेपाल के अंदर चीनी फौज की तरफ से जो हरकत मशरकी लद्दाख में देखी जा रही थी, वो अब नेपाल के साथ लगने वाली सरहदों पर की जा रही है, जहां पर पोजीशन और मुस्तहकम और मजबूत बनाने की कोशिश चीन की तरफ से की गई है। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।